हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस फिर से नए टॉपिक में। टॉपिक नया तो नहीं, पिछले टॉपिक में हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हिंदी के सिलेबस में, है ना। शब्द रचना में कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम शब्दों की रचना करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि एक प्रकार संधि भी होता है। ठीक है, संधि कहते किसमें, ये सब बातों का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, और क्यों 3 ही प्रकार होते हैं वो भी हमने उस विषय में देखा था। ठीक है, तो आज उन 3 प्रकारों में से हम पहले प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जिसका नाम है आपका स्वर संधि। ठीक है, थोड़ा पिछले वीडियो में जब हमने देखा था कि जब 2 पद आपस में मिलते हैं तो 2 पदों में प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और जो दूसरा पद है द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद या दूसरा पद कह लीजिए, तो इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ठीक है। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के संयोजन से, के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो अगर ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो ऐसी संधि जिसमें दोनों पदों की जिसमें संधि हो रही है वे वर्ण आपके क्या हो, स्वर हो, तो वहां पर क्या होती है, आपका स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के इसी संयोजन के आधार पर हम देखते हैं कि इसके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं हिंदी भाषा में, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है आपका यण संधि, चौथी आपकी यण संधि। और पांचवा प्रकार था आपका अयादी संधि। पांचवा प्रकार कौन सा? अयादी संधि। तो ये 5 प्रकार हमने स्वर संधि के देखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब इसको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकरण में, चाहे वो दीर्घ हो, गुण हो, वृद्धि हो या अयादी हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसके बाद कोई घटनाएं होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बने रहिएगा अंतिम तक। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो वर्णमाला का टॉपिक था उसकी अगर हम रिवाइज करें तो हमने वहां पर स्वरों के प्रकार बताए थे। स्वर, ठीक है, स्वर अगर हम देखें तो लेखन की दृष्टि से स्वर उच्चारण की दृष्टि कितने थे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये हमने स्वरों के वर्गीकरण को वहां पर देखा। अब स्वरों का ये वर्गीकरण, इसमें ध्यान से देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। जिसमें से हमने आ, ई, उ और री, आ, ई, उ, इन 3 स्वरों को मूल दीर्घ स्वर कहा। क्या कहा था? मूल दीर्घ स्वर। तो इसमें अगर मूल दीर्घ स्वर बोलूं तो कौन कौन से थे? आ, ई और उ। ये इसके पश्चात हमने कहा था जो गुण स्वर थे, गुण स्वर के नाम हमने कहा था क्या होते हैं? ए और ओ। ए और ओ को गुण स्वर भी कहा जाता है। इसके पश्चात हमने एक और देखा था वृद्धि स्वर। तो वृद्धि स्वर जिसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ए है तो अ हो जाएगा, ओ है तो अ हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तो क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल रही होगी। वो हिंट क्या है कि यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ गुण है, यहाँ
वृद्धि है, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ गुण है और यहाँ क्या है, वृद्धि है। अर्थात जब दो वर्णों के मेल से, जब प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और इन दो वर्णों के आपस में मिलने से जब रिजल्ट आपका आ ई उ आए तो वहां पर समझ लीजिएगा दीर्घ स्वर संधि है। जब दो वर्णों के मेल से वहां पर रिजल्ट ए ओ आ रहा हो तो वहां पर समझ लीजिएगा कि गुण संधि है। और जब दो वर्णों के मेल से यहाँ पर रिजल्ट आई और औ आ रहा हो तो वहां पर समझ लीजिएगा वृद्धि संधि है। यही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिजल्ट में अगर आई और औ आ रहा हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, अगर ए और ओ आ रहा हो तो वहां पर वृद्धि संधि सॉरी गुण संधि होगी, आ ई उ आ रहा हो तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। क्योंकि हम देखते हैं ए ओ अर, और अगर संस्कृत भाषा का पढ़ते तो वहां पर अल हो जाता है, ऐसा आता है। ए और औ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वृद्धि स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, ये हमारा एक छोटा सा आपके लिए हिंट था। इसके बाद अगर मैं यण बोलूं तो यण में यण इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं आपकी य व र, य व र। ठीक है, अर्थात इसलिए हमने देखा था वहां पर जब हमने आपको पढ़ाया था तो य व को अर्ध स्वर के रूप में बोल रहे थे। ठीक है, तो खैर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यण संधि में क्या होगा, जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हो तो वहां पर य या व या र आ जाए, य व र रिजल्ट में, तो वहां पर यण संधि होगी। और अयादी में, अयादी संधि में मैं अभी केवल एक नॉर्मल सी पहचान बता रहा हूं कि ये क्या है। ये अयादी संधि है तो यहाँ पर आई औ और आओ, इन शब्दों को अगर आप देखते हैं तो आई औ और आओ ये शब्द अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो अयादी संधि में, या यूं कह लीजिए कि वहां पर अयादी संधि होगी। अब इन डिटेल अगर मैं बताऊं तो भैया स्वरों को आप इस तरीके से याद कीजिएगा। स्वर ये है, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द में आता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? सजातीय स्वर वो होते हैं जो अपनी ही जाति के जैसे हैं, जैसे ओ और आ ये एक ही जाति के हैं, ई और ई ये एक ही जाति के हैं, उ और उ ये एक ही जाति के हैं, ए और ऐ ये एक जाति के हैं, ओ और औ ये क्या है, एक जाति के हैं। तो इन स्वरों को बोला जाएगा आपका सजातीय स्वर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि जब दो वर्ण आपस में मेल होते हैं, जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उन दो वर्णों के आपस में मेल होने से हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली कौन मेल होंगे? स्वर मेल होंगे। अर्थात जो स्वर वर्ण है वही इसमें पहले पद का आखिरी वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे पद का पहले जो प्रथम वर्ण है वो भी स्वर होगा। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन, जिस प्रकार से वो मिल करके एक नया वर्ण बनाएंगे, ऑब्वियसली वो भी स्वर होगा। तो उस आधार पर हम स्वर संधियों के विभाजन को पढ़ रहे हैं। अब हमने देखो ये कितने स्वर है भाई? 11 स्वर है। ये है कितने? 11 स्वर है। अगर मैं बोलूं अ, इस अ स्वर को मैंने इन सभी स्वरों के साथ मिलाना है, क्योंकि पहले पद का आखिरी वर्ण भी स्वर है, दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर है, अर्थात स्वर मिलेगा किसे? स्वर से ही। अगर मैं बोलूं यहाँ पर अ हो, यहाँ पर भी अ ही हो, यहाँ पर भी आ हो, यहाँ ई हो, ई हो, उ हो, ऊ हो, री हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो और औ हो। पहले पद का आखिरी वर्ण तो क्या हो? अ ही हो। दूसरे पद का पहला वर्ण एक बार अ आ जाए, दूसरे में आ जाए। मैं एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तीसरी बार में तो अ का कितने के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है? अ का इस तरीके से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात अ का 11 के साथ क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बन रहा है। अ प्लस आ
आ, ओ प्लस ई, ओ प्लस ई, ओ प्लस उ, ओ प्लस उ, ओ प्लस री, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए, ओ प्लस ओ प्लस औ। तो इस तरीके से देखने से और जो है 11 अन्य यूं कह लीजिए कि 11 वर्णों के साथ कंबाइन हो रहा है, अर्थात 11 जोड़े बना रहा है। ये तो अ है, अर्थात एक स्वर है जो 11 जोड़े बना रहा है। टोटल हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 है। अब एक स्वर अगर 11 जोड़े बना रहा है और हमारे पास 11 स्वर हैं, तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे भाई? टोटल जोड़े बनेंगे हमारे पास 121, 121 पेयर्स बनेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में जो 5 भेद होते हैं, उन पांचों भेदों में हमारे पास टोटल 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अर्थात 121 पेयर्स बनते हैं, 121 जोड़े बनते हैं। अब उन 121 जोड़ों को इन 5 प्रकारों के अंतर्गत हमने सम्मिलित करना है कि कौन सा जोड़ा या कौन सा संधि का नियम, अर्थात उसको हम नियम कह सकते हैं, अ प्लस आ बनाता है, अ प्लस आ बनाता है। अर्थात ये 5 प्रकार संधि के हमको इन 121 जोड़ों के अंतर्गत सम्मिलित करने हैं। ठीक है, तो यही बड़ी आसानी से मैं इसको केवल एक ही पंक्ति में आपको बताऊंगा। अभी आप देखिएगा ये 121 पेयर्स कैसे एक ही पंक्ति में, इसी पंक्ति के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 121 पेयर्स इसी एक लाइन में से कैसे आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, और जब हम एक ही लाइन से बनाएंगे तो ऑब्वियसली 5 के 5 प्रकारों को हम इसी एक ही लाइन से आप समझने वाले हैं। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं, बस समझ लीजिएगा कि कौन सा कंसेप्ट कहां पर लग रहा है। आपको पता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, आपको पता है कि गुण स्वर किसे कहते हैं, आपको पता है वृद्धि स्वर किसे कहते हैं, आपको पता है यण में क्या क्या सम्मिलित होता है, आपको पता है अयादि में अय आय औ अर्थात क्या क्या सम्मिलित होता है। जब आपको इस बात की जानकारी हो गई तो आप इस एक पंक्ति के माध्यम से इन 121 जोड़ों को इन 5 संधि के स्वर संधि के प्रकारों के तहत सम्मिलित करने जा रहे हैं। अर्थात कहीं न कहीं एक ही पंक्ति के माध्यम से आप इन 5 के 5 प्रकारों को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे। जी ध्यान से देखिएगा, इसे मैं बता रहा हूं। ठीक, देखिए अ आ ई ई उ री ए आई ओ और औ। ये हमारे स्वर है अ आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। अब देखिएगा हम संधि स्वर संधि के माध्यम दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि इस एक पंक्ति के माध्यम से करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब पहली जो संधि होती है उसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। इसमें इसकी अगर मैं परिभाषा बताऊं तो इसकी परिभाषा होती है कि जब अ या आ अपने समान या अ या आ ई या ई उ या उ ये क्या है सजातीय वर्ण है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ ई या ई उ या उ अपने ही समान अपने सजातीय वर्णों के साथ मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। ये एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन होगी, लेकिन सरल शब्दों में कहें कि जब अ आ अपनी ही जाति के साथ जुड़ेगा तो वो दीर्घ रूप हो जाएगा, अर्थात अपनी ही जाति का अपने ही परिवार को बड़ा कर देगा। और आ का परिवार में जब अ और अ रूप में मिले, जब अ और आ मिले, जब आ और अ मिले, जब आ और आ मिले तो वो अपने ही परिवार को बड़ा कर देंगे, अर्थात आ ही बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चाहे अ आ मिले चाहे यहां पर भी अ या आ मिले, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा आ आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब ई या ई पहले ई हो फिर बाद में भी बड़ी ई हो, पहले बड़ी की हो बाद में छोटी हो, पहले बड़ी की हो बाद में बड़ी की हो, या पहले छोटी की हो बाद में बड़ी छोटी की हो, पहले छोटी हो बाद में
बड़ी ई हो, तो ये बनाएंगे आपका क्या, बड़ी ई। और इसी तरीके से ऊ या ऊ, और यहाँ भी ऊ या ऊ, अगर ये आपस में मिलते हैं तो ये भी बड़ा ऊ बना देंगे। जिससे समझ में ना आ रहा वो फिर से इसको मैं अगर डिटेल में बताऊं, जैसे ओ प्लस ओ, तो ये बना लेगा आ, ओ प्लस ओ बना लिया क्या, आ। ऐसे ओ प्लस आ, ओ प्लस आ, तो ये बना लेगा फिर भी आ। ऐसे आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, ये बन जाएगा क्या, आ। ऐसे आ प्लस आ, तो ये बन जाएगा आपका आ। ठीक है, तो ये अपनी जाति वालों को, इनने अपने परिवार को बड़ा कर दिया, अर्थात आ ही बना दिया। ऐसे यहाँ पर भी ई प्लस ई होगा तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई हो तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तब भी ये क्या होगा, बड़ी। दीर्घ, ठीक है, दीर्घ ई, दीर्घ आ। यहाँ पर ऊ प्लस ह्रस्व ऊ है तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ ऊ, ऊ प्लस दीर्घ ऊ हो तो यहाँ पर भी दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ है तो यहाँ पर दीर्घ ऊ, ऐसी दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर भी दीर्घ ऊ, अर्थात ये भी क्या हो गया, दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दीर्घ स्वर बन गए, ये दीर्घ स्वर बन गए। ठीक है, अब जब दीर्घ स्वर बन गए तो इस आधार पर कह सकते हैं हम क्या, कि यहाँ पर दीर्घ संधि हुई। अर्थात दीर्घ स्वर संधि क्या है या दीर्घ संधि क्या है, कि जब ह्रस्व या दीर्घ ओ आ ई ऊ अपने ही समान जाति के वर्णों के साथ मिलते हैं तो वह अपना दीर्घ स्वर या दीर्घ वर्ण बना लेते हैं, या ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ ओ आ ई ऊ क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ओ आ ई ऊ से मिले तो सदैव दीर्घ आ ई और ऊ बनाते हैं। ये आपका दीर्घ संधि। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे धर्म, धर्म प्लस अर्थ अगर मैं बोलूं तो यहां पर धर्म में लास्ट में क्या है, धर्म में लास्ट में यहां पर धर्म, म में ओ आ रहा है, ठीक है, अर्थ में यहां पर भी ओ आ रहा है, तो ओ प्लस ओ क्या हो जाएगा, आ। अर्थात ये धर्म प्लस अर्थ अगर मैं लिखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका धर्मार्थ। जैसे पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, अगर मैंने ये लिखा है तो यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अ प्लस आ फिर भी क्या हो जाता है आ, तो ये क्या हो जाएगा पुस्तकालय। आई बात समझ। जैसे जैसे मैं बोलूं मही धन ईश, ठीक है, तो यहां पर मही में बड़ी ई है और यहां पर भी बड़ी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जो संधि के बाद होगा वो भी दीर्घ ई आ जाएगा। अर्थात मही प्लस ईश को हम क्या ले सकते हैं, महीश, महीश, ठीक है ना। और ऐसे यहां पर लघु, लघु प्लस उत्तर अगर मैंने लिखा है तो यहां पर लघु, लघु में ये छोटा ऊ है, ठीक, और उत्तर में यहां पर भी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ ये बड़ा या ह्रस्व ऊ या ह्रस्व ऊ मिलके ये दीर्घ हो गया, तो ये लघुतर हो गया, ठीक है। लघु प्लस उत्तर, लघुतर, दीर्घ ऊ की जो मात्रा होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। अर्थात लघुतर, महीश, पुस्तकालय, धर्मार्थ, ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दीर्घ संधि, ठीक। तो अगर आपको दिख रहा हो तो हमने 4 4 4 4 4 4 यहां पर से इस तरीके से देख लो कितने जोड़े हो गए, 12 जोड़े हमने यहां पर से देख लिए, ठीक है, आउट ऑफ 121, ठीक। अब आइए आगे, अब यहां पर से हमने एक चीज देखी कि जो और आ है वो अगर स्वयं के साथ जुड़ते हैं तो आ बना देंगे, और आ यदि स्वयं के साथ जुड़ रहे हो तो वो क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। ई और ई स्वयं के साथ संयोग से वो क्या बना देंगे, ई बना देंगे, दीर्घ, और ऊ और ऊ आपस में जब इनके वर्णों का मेल होगा तो ये दीर्घ ओ बना देंगे। अब यदि ओ और आ के इस जोड़े को मैं क्रमशः
इनकी साथ ले जाओ। अभी तक तो हम खुद के साथ जोड़े बना रहे हैं, ठीक है। अब और आपको यदि मैं ई और ई के साथ जोड़ूं, ऊ और ऊ के साथ जोड़ूं और री को जोड़ूं, री के साथ, ठीक है, तो क्या होता है देखिए, ओ और आ को यदि मैं किसके साथ जोड़ दूं, ई और ई के साथ जोड़, या ओ और आ को मैं ऊ और ऊ के साथ जोड़, या फिर ओ और आ को मैं, ओ और आ को मैं किसके साथ जोड़ दूं, ये आपका किसके साथ, री के साथ। तो यहां पर देखिएगा क्या होता है, जब ओ और आ ई और ई के साथ जुड़ते हैं तो ए प्लस स्वर की मात्रा, जब और आ ई और ई के साथ जुड़ेगा तो ए बनाता है, जब ओ और आ ऊ और ऊ के साथ जुड़े तो ये आपका ओ बनाएंगे, जब ओ और आ री के साथ जुड़े तो ये बनाते हैं अर। ध्यान रखिएगा, हमेशा स्वर संधि में जो व्यंजन लिखा जाएगा वो हलंत के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस ओ और आ के जोड़े को हमने अब इनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये तो हमने खुद जोड़ लिया, खुद के साथ जुड़ा तो हमारा दीर्घ हो गया। अब इनके साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो और आगे जोड़ोगे, यदि ई और ई के साथ जोड़ना था, ई के साथ जैसे ओ प्लस ई हो गया तो ये ए हो जाएगा, या ओ प्लस ई हो गया तब ये क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आ प्लस ई हो तब भी क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आ प्लस ई हो तब भी क्या हो जाएगा, ए। आई बात समझ में। तो यहां पर हमने देख लिया, जब और आ का जोड़ा किसके साथ हो, ई और ई के साथ जुड़े तो ये क्या बनाता है, ए। ऐसे यहां पर ओ, ऐसे यहां पर अर ये बनाता है, ठीक है। एक के साथ चार जुड़े बने तो यहां पर भी चार जुड़े बनेंगे, और यहां पर हमने देखा जब ओ प्लस री बना या आ प्लस री जुड़े तो यहां पर हमारे पास क्या बना, अर बनेगा, या यहां पर भी अर ही बनेगा। आई बात समझ में। और यहां पर वाले में क्या होगा, ओ प्लस ऊ हो, या आ प्लस ऊ हो, या ओ प्लस दीर्घ ऊ हो, या आ प्लस दीर्घ ऊ हो, तो भी चार के चार केसेस में हमारे पास क्या बनता है, ऊ बनता है। क्या बनता है, ऊ, ठीक है। चार के चार केसेस में हमारे पास ओ बना। ये तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि ओ और आ का जुड़ा ई और ई के साथ हो तो ये हमेशा ए बनाएगा, जब ऊ और ऊ के साथ हो तो ये ओ बनाएगा, जब री के साथ हो तो ये अर बनाएगा। और हमने आपको बताया था ए और ओ गुण स्वर होते हैं, अर्थात यहां पर आपकी क्या होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। यहां पर क्या होती है, गुण संधि। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने लिखा था मही प्लस ईश, मही प्लस ईश को मैंने यहां पर लिखा था महीस। क्यों, क्योंकि यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, तो ई और ई का जुड़ करके क्या आता है, दीर्घ ई आता है, इसलिए यहां पर हमने देखा कि दीर्घ ई की मात्रा है अर्थात महीस है। लेकिन अगर मैं महा प्लस ईश कर दूं तो महा प्लस ईश, अब महा यहां पर आ रहा है और यहां पर ई है। अभी तक हम ई और ई को जोड़ करके ई ही बना रहे हैं क्योंकि ये दीर्घ संधि में है, इसलिए ये मही प्लस ईश होके महीस हुआ। लेकिन अगर मैं महा प्लस ईश कर दूं तो यहां पर आ हो गया मित्रों और यहां ई हो गया, और यहां पर हमने देखा है आ प्लस ई मिलकर के ए बनाता है, अर्थात ए यहां पर आएगा तो यहां पर ए की मात्रा लग जाएगी तो महेश हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, महीस और महेश। महीस आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, महेश आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज समझ में आ सकती है। जैसे महा प्लस ऋषि, ठीक है, महा प्लस ऋषि, यहां पर है आ, यहां पर है री, तो ये क्या बना लेता है, अर, ठीक है। अब अर जो है वो बनाता है और मात्रा के रूप में कैसे लिखा जाएगा, महर्षि। तो महर्षि बोल रहा हूं
तो यहाँ पर अर को इस तरीके से ये इस तरीके से मात्रा के रूप में इसको लिखा जाता है। तो महर्षि अर्थात महर्षि भी आपका क्या है गुण संधि का उदाहरण है। देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि ये सब की सब क्या है आपके गुण संधि के उदाहरण में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि बाकी अन्य उदाहरण भी आप अन्य तरीके से इसको देखते रहिएगा। तो बेसिक चीज मैंने बता दी कि ए ओ आर ये आपका क्या हो गया गुण संधियों के अर्थात हमने और आके जोड़े को ई और ई, उ और उ, री के साथ मिला दिया तो क्या हो गया और आके जोड़ा जब ई और ई के साथ मिलता है तो ए बनाता है, और आके जोड़ा उ के साथ और उ के साथ मिलता है तो ओ बनाता है, और आके जोड़ा री के साथ मिलता है तो क्या बनाता है अर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए। तो ये हमारा दीर्घ संधि और गुण संधि का हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब दीर्घ संधि हमारा हो गया, दूसरा गुण संधि हमारे हो गया। गुण संधि भी हमने देखी। अब क्या हो गया इस और आगे जोड़े को हमने इनके साथ तो रख के देख लिया। अब इस और आगे जोड़े को इसके साथ रख के देखिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए जब अ और आ को ए और आई के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा आई होता है। जब अ और आ को जोड़ा और औ के साथ होता है तो हमेशा क्या देता है औ देता है। क्या देता है औ देता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अ आ जब ए आई के साथ मिलेगा तो सदैव क्या बनाएगा आई बनाएगा। जब अ और आ ओ और औ के साथ मिलेगा ओ और औ के साथ मिलेगा तो सदैव क्या बनाएगा ये सदैव बनाएगा औ। जैसे अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, जैसे महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। अगर महा प्लस औदार्य की मैं बात करूं तो यहां पर लिख रहे हो आप आ और यहां पर लिख रहे हो औ, और मैंने क्या बताया आ यदि औ के साथ हो तो भी क्या बनेगा औ ही बनेगा। अर्थात औ की ही मात्रा यहां पर आएगी। तो यहां पर औ की मात्रा किसमें मिल जाएगी दोस्तों महा के साथ औ की मात्रा तो महौ हो जाएगा और आगे दार्य तो महौदार्य। महौदार्य आपका क्या हो जाएगा महौदार्य आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव, यहां पर आप देख रहे हो आ है, यहां पर आप देख रहे हो ए है, और आ और ए जोड़ेगा तो सदैव आई हो जाएगा। तो सदा प्लस एव है, सदा प्लस एव है हमारा जो अलग अलग शब्द है। तो दा प्लस ए है यहाँ पे, तो आ और ए जोड़े के क्या बनाता है हमारा आई बनाता है। आई की मात्रा किसमें जुड़ेगी इस दो में जुड़ेगी। तो आई की मात्रा आपको पता है कि इस तरीके से लिखी जाती है। अर्थात सदा प्लस एव क्या हो जाएगा आपका सदा प्लस एव सदैव यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सदा प्लस एव सदैव। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें जैसे एक प्लस एक। अब देखिए ये क है तो क में और चुका है लास्ट में यहाँ पर, और इसका पहला है ए अ प्लस ए तो मिलके क्या बनाएगा आई बनाएगा। अर्थात आई बनाएगा तो यहाँ पर क में आई की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा कई हो जाएगा। अर्थात एक अगर मैंने लिखा है तो उसका संधि विच्छेद कहा जाए तो एक प्लस एक या एक योग एक या एक जुड़ा एक। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए इसको। तो एक धन एक या एक योग एक इक्वल टू क्या हो जाएगा एक एक नहीं होगा एक होगा। आई की मात्रा उसमें बढ़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ए और आई होता है तो हमेशा क्या हो जाता है बड़ा या वृद्धि हो जाती है मात्रा में। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं क्या, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं वृद्धि संधि। अर्थात वृद्धि संधि की डेफिनेशन क्या होगी वृद्धि संधि की डेफिनेशन जब अ या आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो क्रमशः ए आई के बाद ए आई का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ओ औ का औ हो जाएगा, ओ या आ के बाद यदि ए या ए आता है तो उसका आई हो जाएगा, ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाएगा। अर्थात ए आई ओ औ जो स्वर है वो क्या हो जाएंगे अपने सजातीय वृद्धि रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसी को हम बोलेंगे वृद्धि संधि। इससे हमने बोला था आई और औ क्या कहलाते हैं आपके वृद्धि स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा वृद्धि संधि।
बहुत ध्यान से देखिएगा, बने रहिए, एकदम अपना धैर्य बनाए रखिए। आपको आ रहा है, आप अर्जित कर रहे हैं, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि आपको ये बात समझ में भी आ रही है। धैर्य, बिल्कुल धैर्य भी होना है। आप यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक आपने बात समझ ली है। देखिए कितना सिंपल था। जब हम ओया आ या ई उ आ उ को जब खुद के साथ जोड़ देंगे तो उनका दीर्घ लोप हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। जब ओया आ को ई या ई उ या उ री के साथ जोड़ेंगे तो ए ओ अर हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ए ओ को हम गुण स्वर में बोलते हैं। जब ओया आ को ए ऐ ओ औ के साथ जोड़ देते हैं तो क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं, अर्थात वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, तो बहुत आसानी से समझा है। ठीक, अब हमने ओया आ के इस जोड़े को तो पूरा देख लिया, पूरा देख लिया। ठीक, ओया आ इन सभी के साथ जुड़ गए हैं। अब बारी आती है इस जोड़े की। इस जोड़े को हमने सबके साथ देख लिया। इसके साथ देखा तो दीर्घ हुआ, इसके साथ देखा, इसके साथ देखा, इसके साथ देखा तो गुण हो गया, इसके साथ देखा, इसके साथ देखा तो वृद्धि में आ गया। अब बारी आती है इस जोड़े की। तो ध्यान रखिएगा, जब ई और ई, उ और उ, री, ये तीन, एक जोड़ा ई, दूसरा जोड़ा ई, तीसरा। जब ई, ध्यान से देखिएगा, ई उ और री जब ये खुद के साथ जुड़े थे तो दीर्घ संधि के एग्जांपल में आ गए थे। ई खुद ई के साथ जुड़े, उ खुद उ के साथ जुड़े, री खुद री के साथ जुड़े, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरणों में हम इनको देख चुके हैं। ठीक है, दीर्घ संधि के उदाहरणों में इनको देख चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जब ई उ और री भिन्न स्वरों के साथ जुड़ते हैं, अर्थात स्वयं के साथ नहीं जुड़ेंगे, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं उनके साथ अगर जुड़ते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जब ई या ई प्लस कोई भिन्न स्वर क्या है? भिन्न स्वर है कि यहां पर ई या ई ना आए, उसके अलावा कोई हो। अगर ई या ई आ जाएगा तो वो दीर्घ स्वर संधि में शामिल हो जाएगा, और उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसका दीर्घ हो जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब ई या ई के बाद इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आए, या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो य प्लस उस स्वर की मात्रा, जब उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका व प्लस उस स्वर की मात्रा, और जब री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो र प्लस उस स्वर की मात्रा। ये हमारे पास हो जाता है, और हमने देखा था वहां पर य व र, यहां पर हमने इसको देखा था यण संधि, अर्थात यण संधि की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे? यण संधि की डेफिनेशन आप इतनी सी बताओगे कि ई उ और री के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर य और उस स्वर की मात्रा, उ के स्थान पर व उस स्वर की मात्रा, री के स्थान पर र और उस स्वर की मात्रा हो जाती है, और इसी को यण संधि कहा जाता है। बस सामान्य सा जैसे उदाहरण अगर हम देखें, जैसे मैं बोलूं प्रत्येक, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला प्रत्येक में संधि विच्छेद कीजिए, या प्रत्येक में कौन सी संधि है ये बताइए। तो आप कैसे? प्रत्येक, ये है आपका प्रति प्लस एक। अब ये प्रति प्लस एक ही प्रत्येक होगा, कैसे बताएंगे? देखिए, प्रति में आया है छोटी ई, यहां पर ए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई प्लस ए। हमने क्या देखा? जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यहां पर ए आया, तो ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो य तो बना ही है, हलंत वाला य है, तो इसका मतलब वो आधा है, अर्थात य तो बनना ही है। अब आधा है तो उसकी मात्रा लगेगी जो पूरा बना देगा ना, ठीक है। तो अर्थात मैं क्या करूं, स्वतंत्र रूप से य लिखा है, अर्थात व्यंजन है य, और जब स्वर की मात्रा हो जाएगी तो वो पूर्ण व्यंजन बन जाएगा, ठीक। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं, जब ई और ई के
के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई के बाद हमारा यहाँ पर भिन्न स्वर ए आ गया, तो य तो है प्लस स्वर की मात्रा। अब ए की मात्रा, य में ए की मात्रा कैसे जुड़ेगी भाई, ये ऐसे जुड़ेगी ऐसे जुड़ेगी। अब हमने देखा यहां पर हमने क्या देखा, प्र प्लस त प्लस ई, प्रति को हम ऐसे जोड़ेंगे ना, त प्लस ई, तो त हलंत वाला है और ये जुड़ गया तो हलंत वाला है, तो अर्थात आधा है, और ये के साथ जुड़ा तो ये प्रत्येक हो गया, ये प्रत्येक ऐसे, तो यहां पर से बना प्रत्येक वर्ड, अर्थात सीधे से शब्दों में क्या कहते हैं, प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक। कैसे बना है, इसमें हमने देखा ई, इसमें हमने देखा ए, तो ये हो गया ये। जैसे जैसे मैं बोलूं स्वागत, जैसे मैं क्या बोलूं स्वागत, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद कैसे होगा, स्वागत का होगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, कैसे, उ प्लस आ, उ के बाद कोई भिन्न स्वर हमारा आ गया, तो उ प्लस आ, और उ और आ के बाद कोई उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो तो उस स्वर की मात्रा, अर्थात वो तो बनना ही है, आ है तो वाह हो जाएगा। अब यहाँ पर सु प्लस आगत, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उ प्लस आ इक्वल टू वाह। अब यहाँ पर सु और वाई कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर से आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। वर्ण विच्छेद क्या होगा, स्वागत अगर मैं बोल रहा हूं स्वागत में, यहां पर से मैंने क्या बोला, सु प्लस आगत, इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा स प्लस उ का बना के सु, और यहां पर आ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस अ, ये ऐसे बना, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, ये बना है आपका स प्लस उ, और यहां पर आ प्लस, इसका हमने कोई रोल देखना नहीं, तो इसको मैं पूरा ऐसे लिख दे रहा हूं सर, ठीक है। अब देखिए उ प्लस आ मिलके हो गया उ प्लस कोई भिन्न स्वर, तो वो तो बनना ही है, और उस स्वर की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अगर यहाँ पर अ होता तो खाली वो लिख देना, आ की अपनी मात्रा होती है तो वह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हलंत वाला स है, तो जब हलंत वाला स इसका आगे से लगेगा तो ये आधा लगेगा, ठीक है। तो ये स्वागत इस तरीके से बन गया, तो सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच्छा स्वर, ठीक है। ऐसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रभु प्लस ऐषण, प्रभुषण, या अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, तो अनु यहाँ पर भी उ आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो उ प्लस ए, उ के बाद कोई भिन्न स्वर, तो वो तो बनना ही है, लेकिन ए की मात्रा तो हुए, तो क्या आ जाएगा ये अन्वेषण, अन्वेषण क्या रहेगा, अन्वेषण, अर्थात जब ई या ई, उ या उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व र और उस स्वर की मात्रा हो जाती है, इसी को हम यण संधि कहते हैं, ठीक है। और मात्रा उस स्वर की आ जाएगी, तो उस आधार पर हम देखते रहेंगे कि अन्वेषण है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखी है, आई बात समझ में। अब अगला हम देखेंगे, ये यण संधि होगी, यण संधि की बात एकमात्र स्वर संधि हमारी बस की है अयादी संधि, अयादी संधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में देते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कठिन नहीं है, आसान है, देखिए कैसे। एक चीज आप गौर कीजिए, हमने और आपको सबके साथ जोड़ लिया, और आप खुद के साथ भी जोड़ लिया, इन सबके साथ भी जोड़ लिया, ई और ई को खुद के साथ भी जोड़ लिया, इन सबके साथ भी जोड़ लिया, उ और उ को खुद के साथ भी जोड़ा, इन सबके साथ भी जोड़ा, खुद के साथ जोड़ा तो दीर्घ, इन सबके साथ जोड़ा तो क्या हो गया, यण संधि हो गया। री को खुद के साथ जोड़ा तो दीर्घ, इन सबके साथ जोड़ा तो क्या हो गया, यण संधि हो गया। अब क्या बचेगा, ये दो जोड़े बचे, इनमें क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे वो खुद ही क्यों ना आए, अर्थात जब ए के बाद ओ आए, आ आए, ई आए, ई आए, उ आए, री आए, ए आए, ऐ आए, ओ आए या औ आए, अर्थात और
ए आई ओ औ के पश्चात मैं लिख देता हूं ए आई ओ औ, इनके पश्चात कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, चाहे वो खुद के साथ ही क्यों ना आए, क्योंकि हमने देखा था दीर्घ संधि में स्वर जो होते हैं वो खुद के साथ जुड़ते हैं तो दीर्घ होता है, लेकिन हमने कहां तक लिखा था उसको, यहां तक ही लिखा था हमने, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। संस्कृत में होता तो यहां तक भी लिखते री के साथ बड़ी री बनाते, लेकिन वो संस्कृत में होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि जब स्वयं के साथ जोड़ रहे थे यहां तक तो वो दीर्घ बनाते, हमने इनको छोड़ दिया था। तो अब ये रूल बोलता है कि जब ए आई ओ किसी के साथ भी जुड़े, अर्थात 11, 22, 33 और 44, ये जो ऐसे 44 जोड़े बनेंगे, ठीक है, तो जब ए आई ओ किसी की स्वर के साथ जुड़े तो क्रमशः क्या बना देते हैं, आई आई औ आओ बना देते हैं, आई औ और आओ बना देते हैं। अब ये क्या चीज है, देखिए ये क्या चीज है, ये आई क्या है, मतलब एक इसको समझाऊंगा बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आई क्यों बनेगा भाई, आई ही क्यों बनेगा, हमने क्या बोला, जब ए मान लीजिए ओ के साथ जुड़ा तो हम क्या बोल रहे हैं, आई बनेगा, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई बनेगा। कैसे बनेगा, हमने पढ़ा है कि जो ए होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ए क्या है आपका गुण स्वर है, गुण स्वर है अर्थात वो अ और ई से मिलकर बना है, अ ई तो ए बना देते, ओ आ ई और ई के साथ मिले तो वो ए बनाते हैं, अभी तो पढ़ा है, ओ आ ई और ई के साथ मिले तो ए बनाते हैं, ऊ और ऊ के साथ मिले तो ओ बनाते हैं, और आ के साथ मिले तो अर बनाते हैं। इससे पहले तो पढ़ा है, किस संधि में पढ़ा है, गुण संधि में पढ़ा है, अर्थात जो ए है, ए किससे मिलकर बना है, और ई से मिलकर बना है, और यहां पर ये और जुड़ा है। तो अब देखिए ये अ को अगर मैं ऐसे रखूं तो ई और अ, अर्थात ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। ये किस में पढ़ा हमने, यण संधि में पढ़ा, अर्थात ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, अर्थात ये बन गया क्या, ये बन गया क्या, आई, ये क्या बना, आई। यही तो मैं कह रहा हूं, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो आई बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब एग्जांपल देखिएगा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे मैं बोलूं नयन, जैसे मैंने बोला नयन, नयन, अगर आप नयन शब्द का उच्चारण करोगे तो आप स्वतः ही पाएंगे कि नयन बोलते समय नई आई का उच्चारण बीच में हो रहा है, नयन नई नयन, ठीक है। तो नयन का क्या हो जाएगा भाई, ने प्लस अन, ने प्लस अन, क्योंकि आई कैसे बनता है, ए प्लस कोई भी स्वर है। अब हमने कोई भी स्वर कैसे देखा है, यहां पर इस तरीके से देखा है, यहां पर क्या देखा हमने, जो ए है, ए के बाद यदि अ आए तो उसका क्या हो गया, आई हो गया, न प्लस ए, ये बनाते प्लस अ प्लस न, इसको हम इस तरीके से लिख लें, अगर लो इस तरीके से पूरा हो तो ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा भाई, आई बन जाएगा। अब न प्लस अ प्लस य प्लस न प्लस अ, ये इस तरीके से बना है। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये तो आई बना है। अब ये आई कैसे बना है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये अ इसके साथ जुड़ेगा तो न, य पूरा है य, न फिर से बन जाएगा तो ये नयन, अर्थात नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन, ए प्लस अ मिल रहा है, ए प्लस अ से आई बन रहा है तो नय,
ठीक है, तो नयन इस तरीके से बनेगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन। शयन का शयन से प्लस अन। पवन का क्या होगा, पवन का क्या होगा, ओ प्लस अन। यहां पर य आया है, यहां पर वो आया, अर्थात यहां पर अय आ रहा था तो यहां पर औ आ रहा है, और औ आ रहा है तो क्या जुड़ रहा है, ओ, इसलिए हमने देखा ओ। ठीक है, तो पवन का क्या हो जाएगा, ओ प्लस अन। शयन में अय आ रहा था, ए प्लस अन। जैसे नाविक, या ये मैं बोलूं, ये इस तरीके से पावक, यहां पर क्या आ गया, आव, पावक, पावक आप बोल रहे हो तो पावक है, पाव, तो आव आ रहा है ना, आव आ रहा तो औ होगा, औ होगा तो किसमें होगा, पौ, तो पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। जैसे भावुक है, जैसे क्या है, भावुक है, भावुक का क्या होगा, भावुक, आव आ रहा है ना, आव, तो भौ प्लस उक, भौ प्लस उक, भावुक, आव। अपने जब आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो अयादी संधि के उदाहरणों में आप देखिए कि जब आप प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं तो अय आ रहा है, अय आय आ रहा है, औ आ रहा है, आव आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जैसे आपको जिस तरीके से आपको मुंह से ध्वनि उच्चारित होती हुई दिखेगी उस तरीके से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात एक ही शब्द में अगर मैं कहूं तो ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर अगर आए तो क्रमशः अय आय औ आ हो जाता है। ये आपकी थी अयादी संधि। अर्थात अब जितना कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं अगर एक ही चार्ट में यहाँ पर अगर एक ही चार्ट में बनाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, जब अ ई उ, ठीक है, जब अ आ ई उ स्वयं के साथ मिल रहे थे तो यहां पर से क्या हो जा रहा था, आ, यहां पर से ई, यहां पर से उ, इसको हमने बोला था डी के संधि, बोला था। नेक्स्ट, जब और आ ई और ई के साथ जुड़ते हैं, या और आ उ और उ के साथ जुड़ते हैं, या और आ री के साथ जुड़ते हैं, तो क्रमशः क्या बना देते हैं, ए ओ अर बना देते हैं। तो ये क्या था मित्रों, ये था आपका गुण संधि। ये क्या थी, गुण संधि। ठीक है, जब ओ आ ए आई के साथ जुड़ते हैं, जब ओ आ ओ औ के साथ जुड़ते हैं तो ये आपका बना देते हैं, ए आई के साथ जुड़ते हैं तो आई, ओ औ के साथ जुड़ते हैं तो औ बना देते हैं, और ये आपका था गुण संधि। ये आपका था गुण संधि। ये आपका क्या था, ये आपका था आपका गुण संधि। नेक्स्ट हमने देखा था ई और ई, ठीक, उ और उ या री किसी भी भिन्न स्वर के साथ, किसी भी भिन्न स्वर के साथ होता है। जब ई किसी भिन्न स्वर के साथ, उ किसी भिन्न स्वर के साथ, री किसी भी भिन्न स्वर के साथ जुड़ते थे तो ये क्या बना दे रहे थे, यहां पर मैं लिख देता हूं भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, यहां पर भी मैं लिख देता हूं भिन्न स्वर, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं भिन्न स्वर। ठीक है, तो यहां पर से हमने देखा था ई और ई के य प्लस स्वर की मात्रा, य प्लस स्वर की मात्रा, यहां पर क्या बन रहा था, व प्लस स्वर की मात्रा, व प्लस स्वर की मात्रा, और यहां पर था र प्लस स्वर की मात्रा। ठीक है, तो ये आपका था यण संधि। क्या था, यण संधि। और यहां पर मैं लिखूं, जब ए ऐ उ औ ये
ही स्वर के साथ जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आई औ आओ, ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, अयादी, ये थी आपकी अयादी संधि। तो स्वर संधि को हमने जिस भी आसान तरीके से पढ़ा जा सकता था वो सबसे आसान तरीका हमने पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि इन पांचों के पांचों प्रकारों को इस मात्र एक लाइन के द्वारा, जो मुझे लगता है कि मैंने समझने का प्रयास किया है, मैं अपनी बात को आप तक समझाने में भी सफल रहूंगा। अब एक काम कीजिएगा कि इनसे संबंधित इस डायग्राम को, इस चार्ट को आप अपने जहन में याद रखिएगा सदैव के लिए, और संबंधित उदाहरणों को इनमें अप्लाई करके इसकी सार्थकता को आप खुद से देखने का प्रयास कीजिएगा, और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको स्वर संधि कंठस्थ रूप से और बिल्कुल समझदारी पूर्वक आप स्वर संधि को पढ़ चुके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना अगला लेक्चर है उसमें हम व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।